Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. फर्स्ट आर्टिकल इज समवेयर रिलेटेड विद ओनली प्रीलिम्स। हम उसको उसी तरीके से कवर करेंगे जिस तरीके से एग्जामिनेशन की डिमांड है। बात की जा रही है डेली सर्विसेज बिल के बारे में। देखिए, डेली सर्विसेज बिल को यहाँ पर ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर लोकसभा में टेबल्ड किया जाएगा। ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा डेली सर्विसेज ऑर्डिनेंस जिसे मई 2023 के अंदर लेकर आया गया था। बेसिकली अगर हम इस ऑर्डिनेंस की बात करें तो ये नेगेटेट करेगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को यहाँ पर दिया हुआ था। इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जितने भी कंट्रोल है दिल्ली सर्विसेज को लेकर इन सभी को दिल्ली के हाथ में दे दिया जाएगा। सिर्फ इसमें से एक्सक्लूड की जाने वाली हैं 3 चीज़ें। कौन कौन सी आपको पता होगा? पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड और टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब देखिए, सेम यहाँ पर एक और बात बोली गई कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, ठीक है, जिनको आप लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल रहे हैं दिल्ली के, इनका एक फाइनल मत होगा जब किसी भी व्यक्ति को पोस्ट किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा किसी भी ब्यूरोक्रेट को जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य कर रहा है। और इसी को लेकर एक सर्विस बॉडी, एक अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ये यहाँ पर क्या करने वाली है? यही काम करेगी कि ये क्या करेंगे? वोट ऑन ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, सैंक्शन करना, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स देखना, विजिलेंस करना, इन सभी का काम किसका होगा? नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का। और इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे कौन? इसको हेड करेगा बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली अलॉन्ग विद द चीफ सेक्रेटरी आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और देखिए, यही एनसीसीएसए यही लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक फाइनल से यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट कभी अराइज हो जाता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो भी डिसीजन यहाँ पर होगा वही सर्वोपरि माना जाएगा, उसको ही सर्वमान्य मान लिया जाएगा। ऑल राइट, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हम बात करने वाले हैं अकीरा रैंसमवेयर की। इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। महत्वपूर्ण कहाँ हो जाता है? अगेन इसकी इम्पॉर्टेंस आप देखेंगे प्रीलिम्स में। पहली चीज़ चलिए समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। रैंसमवेयर होता क्या है? देखिए, जैसे किसी को किडनैप कर लिया जाता है और उसके बदले में उससे फिरौती की डिमांड की जाती है, उसी तरीके से आप देखेंगे रैंसमवेयर्स क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की इम्पॉर्टेंट फाइल्स को यहाँ पर एनक्रिप्ट कर लेते हैं और इसके बदले में विक्टिम को बोलते हैं कि भाई आप हमें एक रैंसम अमाउंट पे कर दीजिए, तभी हम आपकी जो भी फाइल है उसको डिक्रिप्ट कर देंगे ताकि आप इसे रिकवर कर सकें। अब देखिए, जब हम अकीरा की बात कर रहे हैं तो ये एक नया रैंसमवेयर है जो अभी न्यूज़ में या चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रैंसमवेयर को फाउंड किया गया है लिनक्स डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे विंडोज़ के ऊपर। हालांकि एज ऑफ नाउ इसने एप्पल डिवाइसेस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। नाउ व्हाट दिस एंटायर रैंसमवेयर इज़ डूइंग, ये देखिए जो भी विक्टम्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस को, उनके इम्पॉर्टेंट डेटा को ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फोर्सफुली स्टील कर रहा है। उसके बाद ये इनसे बोल रहा है कि आप हमें एक सर्टेन अमाउंट पे करिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, आपका पूरा का पूरा जो फाइल फॉर्मेट है इसे ख़राब कर देंगे। अब देखिए, इसी की वजह से हो क्या रहा है, जो ओरिजिनल नेम है, जो ओरिजिनल फाइल है किसी भी व्यक्ति की, ये मॉडिफाइड हो रही हैं और ये ऑटोमेटिकली सेव होंगी विथ डॉट अकीरा एक्सटेंशन के नाम से। आपको पता है जहाँ पर भी डॉट वर्ड के आगे लग जाता है विच इज़ द एक्सटेंशन फाइल। अब जो यूज़र्स हैं जिनका वीपीएन सर्विसेज है, स्पेशली जहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर लागू नहीं किया हुआ है, या फिर इन्होंने किसी भी मैलिशियस फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, ऐसी कैटेगरी में आप देखेंगे ये लोग ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं विद द अकीरा रैंसमवेयर।
एक बार देखिए अकीरा ने यहाँ पर इन्फेक्ट कर दिया किसी भी डिवाइस को, तो ये क्या करेगा, उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स को स्टील कर लेगा, इनक्रिप्ट कर लेगा उस इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव डाटा को। अब जो इसके पीछे जो लोग हैं, इस पूरी गतिविधि को जो लोग अंजाम दे रहे हैं, ये विक्टिम को बोलेंगे कि देखिए आप रैंसम दीजिए। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम दो चीज़ें करेंगे। पहले तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो ज़रूरी डेटा है, इसे हम रिलीज़ कर देंगे डार्क वेब सर्वर के ऊपर। और एल्स अगर आपने ऐसा नहीं किया तो साथ ही हम क्या करेंगे, आपकी जो ओरिजिनल फाइल है उसे भी डिलीट कर देंगे, सो दैट आप इसको कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। ना तो क्वेश्चन कम कि ये डिवाइसेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए ये टिपिकली स्प्रेड होता है जब आप फिशिंग ईमेल्स को ओपन कर लेते हैं जिनके अंदर मैलिशियस अटैचमेंट आपको देखने मिलेंगे, अगर आप जिप या रैर फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, और दूसरी मेथड भी होंगी देखिए जिनके थ्रू आप डिवाइस टू डिवाइस क्या करेंगे। सपोज़ आपने, किसी ने आपको एक पर्टिकुलर फाइल भेजी, अनऑथराइज्ड व्यक्ति है, आपने उसको फाइल को डाउनलोड कर लिया, रिजल्ट ये रैंसमवेयर आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी जितनी भी कोड्स हैं, इंफॉर्मेशन है, जस्ट बाय वन क्लिक ये पूरे के पूरे जो मैलिशियस कोड हैं अकीरा की आपके सिस्टम में आ जाएंगे, एंड इट विल इमीडिएटली इनक्रप्ट ऑल योर फाइल विद द डॉट अकीरा एक्सटेंशन। नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या किया जाना चाहिए। देखिए बेसिक इंटरनेट हाइजीन जो है, जैसे आप डे टू डे लाइफ में भाई बीमारियों से बचने के लिए हाइजीन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो इंटरनेट हाइजीन है, फॉर एग्जांपल अननेसेसरी अनवांटेड साइट्स पे मत जाइए, कोई भी उल्टी सीधी फाइल्स को यहाँ पर डाउनलोड मत करिए। आपके लैपटॉप या फ़ोन्स में आप किसी ऐसी वेबसाइट को विज़िट नहीं करिए जो कि सेफ़ और सिक्योर नहीं है। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर अपना रखिए, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस यूजेस पॉलिसीज़ को फॉलो करिए। पीरियोडिक सिक्योरिटी ऑडिट्स चेक करिए आप अपने नेटवर्क्स के, अपने सिस्टम के, और जितनी भी आपकी फाइल्स हैं उनका डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैकअप ज़रूर बना के रखिए। दिस इज़ हाउ। और इन केस ऐसी कोई एक्टिविटी आपके साथ हो भी जाती है, सो इमीडिएटली गो एंड गिव द कंप्लेंट विद द साइबर सिक्योरिटी, सो दैट जो भी आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसकी खबर हमारी ऑथोरिटीज़ को यहाँ पर लग जाएंगी। ऑल राइट, चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। इम्पॉर्टेंस कहाँ है, अगेन हमें इसको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। देखेंगे हम इसे जीएस पेपर 3 के नज़रिए से, क्विक फैक्ट्स की तरह इसको यहाँ पर कवर करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड ये आर्टिकल है। बात की जा रही है इंडिया का जो कोर सेक्टर है, इंडिया के जो बेसिकली 8 कोर सेक्टर्स हैं, आप देखेंगे इन्होंने 8.2% का यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि भाई इंडिया के आखिर कोर सेक्टर्स हैं क्या। देखिए कोर सेक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो इंडस्ट्री हैं जिस पर इंडिया की मेन इकोनॉमी आपकी टिकी हुई है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में इंडिया में 8 कोर सेक्टर्स आपको देखने मिलेंगे, लाइक कोल, क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इंडियन इकोनॉमी का अगर आप देखेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को अगर आप देखेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, तो ये लगभग 40.27% का जो सेक्शन है उसे कवर करते हैं। यूजुअली ये आईआईपी के इंडिकेटर होते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इंडिकेटर है बेसिकली, जो आपको यहाँ नाम दिखाई दे रहा है। सो इट इज़ बेसिकली एन इंडिकेटर जो मेजर करता है किसी भी तरीके के चेंजेस को इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसको कंपाइल और पब्लिश किया जाता है बाय दी CSO, जिन्हें हम सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मंथली बेसिस पर इसे रिलीज़ किया जाता है, एंड दिस CSO बेसिकली वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो ये अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी ग्रोथ रेट यहाँ पर मेजर की जा सके। यूजुअली जो IISPs के लिए एक मेजर बेस ईयर बनाया गया है, इट इज़ 2011 एंड 12। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि न्यूज़ में क्या था। देखिए 8 में से 7 सेक्टर्स इनको रजिस्टर किया गया है कि ये, जैसे स्टील की आप बात करेंगे तो इनमें स्पाइक देखा गया है विद 21.9% का। कोल और सीमेंट के प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे तो डबल डिजिट की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है।
क्रूड ऑयल सेक्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो हालांकि इसमें थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। लगातार 13वां महीना है जहां पर क्रूड ऑयल के सेक्टर में हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है विद द 0.6%। ओके, तो ये है इंडिया के कोर सेक्टर। सिग्निफिकेंस क्यों हो जाती है? देखिए, ये जो आईआईपीज़ हैं, आपकी और हमारी जो पूरी लाइफ है या आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो रिफाइनरी प्रोडक्ट से लेकर इलेक्ट्रिसिटी से लेकर स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स पर टिकी हुई है। और इसी की वजह से जो आईआईपी इंडिकेटर बनाता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है ये बताने के लिए कि क्या सारी की सारी चीज़ें आवश्यक हैं। सो जो भी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी, दोज यू कैन सी क्लियरली हेयर ऑन दी स्क्रीन। साथ ही अगर आप इस डिस्कशन का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राउज एकेडमी से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। Along with that, for daily current affairs, for daily PDF and PPTs, you can visit our website rausacademy.in। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात करने वाले हैं हम जीएस पेपर 3 की और डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी का बिल यहाँ पर फ्लोट कर दिया है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर डीप टेक्स होते क्या हैं। देखिए, डीप टेक को रेफर किया जाता है एक एडवांस या कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि बेसिकली बेस करते हैं साइंटिफिक और इंजीनियरिंग इनोवेशन के ऊपर। ठीक है, ये जो टर्म है डीप टेक, इसको कॉइन किया गया था बाय दी स्वाति चतुर्वेदी, जो कि फाउंडर और सीईओ है प्रोपल एक्स की, एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो कनेक्ट करता है अर्ली स्टेजेस डीप टेक स्टार्टअप्स को। डीप टेक स्टार्टअप बेसिकली दो ही चीज़ों पर काम करते हैं, एक हाई टेक इनोवेशन को लेकर जिसमें आप इंजीनियरिंग की बात करेंगे और दूसरा साइंटिफिक एडवांसमेंट को लेकर। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी and machine learning. They are the best example of deep technology because they involve the development of sophisticated algorithms and models that enable machine to learn from data and make intelligent decisions by their own. So अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से डिफरेंट हो जाते हैं शैलो टेक स्टार्टअप से, जो कि इवॉल्व करते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी का, एडवांस मूविंग बिजनेसेस का एंड नॉन डिजिटल टू डिजिटल मॉड्यूल्स का। वहीं अगर आप डीप टेक बिजनेसेस की बात करेंगे तो ये इनोवेशन पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इमीडिएट इफेक्ट से काम करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके एग्जाम्पल्स आपको एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, कंप्यूटर लर्निंग, वीआर जैसी कुछ टेक्नोलॉजीज देखने के लिए मिलेंगी। आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखेंगे डीप टेक स्टार्टअप्स आपको देखने मिलेंगे एआई के, लाइफ साइंसेस के, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, केमिस्ट्री, इंडस्ट्री, क्लीन एनर्जी। डीप टेक स्टार्टअप्स की अगर हम बात करें तो ये दे टिपिकली हैव अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स विद सीटीओस। इनके अपने ही पार्टनर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये काम करते हैं, रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन मार्केट क्रिएट करने का काम करते हैं। ये एक इमेज है डीप टेक से रिलेटेड। आई होप ये आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्प करेगी। बात कर लेते हैं प्रपोज्ड बिल के बारे में। देखिए, जो ड्राफ्ट एनडीटीएसपी यहाँ पर प्रपोज किया गया है ये बेसिकली कुछ थीम पर काम करेगा। इसने बोला है कि हमें रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है टेक स्टार्टअप्स के लिए, और फंडामेंटल टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं इनको यहाँ पर ख़त्म करना है। दूसरा, फाइनेंशियल जो ऑप्शंस होते हैं अलग अलग स्टेजेस के लिए, अलग अलग क्रिटिकल स्टेज के स्टार्टअप्स के लिए, उनको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना, सो दैट बिना किसी हिंडरेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के रिसर्च और इनोवेशन को यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सके। बेसिकली इसके अंदर कुछ थीम्स को रखा गया है, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट इनोवेशन को नर्चर करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की जब आप बात करते हैं तो इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फंड्स को लेकर कभी कोई स्टार्टअप यहाँ पर है, डीप टेक का कोई स्टार्टअप जो चल रहा है, उसको फंड से रिलेटेड कोई इशू ना हो जाए, उसको फैसिलिटेट करना। एक बेसिकली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्स शेयरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, सो दैट एवरीथिंग विल बी कोऑर्डिनेट। एक कंडक्टिव रेगुलेशन मैकेनिज्म डेवलप करना, कुछ स्टैंडर्ड सेट करना और कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पर इशू करना। ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करना ताकि इनिशियल कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके, प्रमोशन करना, प्रोक्योरमेंट करना,
पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को इंटरलिंक करना और सस्टेनेबल या सस्टेनिंग डीप टेक स्टार्टअप्स को लेकर आगे बढ़ना। इम्पॉर्टेंस क्यों हो जाती है? देखिए, ये जो पॉलिसी है ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है और वैल्यू एडिशन का काम करती है इनटू दी अभी जो आपके पास है एग्जिस्टिंग स्टार्टअप पॉलिसीज़ इन इंडिया, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव जो कि कंडक्टिव इकोसिस्टम को लेकर, डीप टेक स्टार्टअप्स को लेकर काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हम फोर्थ रिवॉल्यूशन के फेस में आ चुके हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं और उसको लेकर आपको पता है कि हमें आवश्यकता पड़ेगी रिसर्च और इनोवेशन की, हमें डीप टेक की आवश्यकता है। 9 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर थीम में देखने के लिए मिले हैं। नाउ द क्वेश्चंस कम कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी हमें डीप टेक की। देखिए, 1997 से अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट, ठीक है, ये यहाँ पर कमिटमेंट दिखाता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स है आईटी से रिलेटेड इन्हें दूर किया जाएगा। एक प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच है हमारी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कॉम्प्रीहेंशन, इंगेजमेंट की, ताकि इंटरनेशनल पार्टनर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सके, रिसोर्स इंटेंसिव अप्रोच बनाई जा सके, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया जा सके, सो दैट people will come and they will interact with us also. So NDTPS की अगर हम बात करें तो ये एम कर रहा है इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाने के बारे में व्हेन इट कम्स टू डीप टेक वैल्यू चेन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इंडिया का अपना एक विजन है कि वो बाकी क्षेत्रों में भी लीडर बनना चाहता है, बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया यहाँ पर आप देखेंगे डीप टेक के लिए काम कर रहा है और इसी को लेकर इंडिया ने अपनी पॉलिसी लेकर आ रहा है। एक ड्राफ्ट बिल हमारे सामने आ चुका है विच इज़ दी नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में जो कि बात करेगा हाइब्रिड ईवी इम्पैरेटिव को लेकर। देखिए, हम बात करने वाले हैं, आर्टिकल बेसिकली डिस्कस क्या कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, जब हम HEVs की बात करते हैं, हम हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें कि जब दुनिया पूरी की पूरी नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ जा रही है, तब किस तरीके से ये जो HEVs हैं स्पेशली इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए एक गेम चेंजर की तरह काम कर सकता है, क्योंकि ये एम्फसाइज करता है पावर जनरेशन और ग्रिप कैपेसिटी को लेकर इन दीज कंट्री। आज की डेट में ये कंट्रीज़ रेडी नहीं हैं, लेकिन ये एक तरीके का ट्रांजिशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आर्टिकल बेसिकली सजेस्ट कर रहा है कि जो countries where power generation relies heavily on fossil fuels and the fraction of renewable source in the power generation mix is low, it can be very challenging to support the large fleet of electronic vehicles। क्यों? क्योंकि हमारे पास ग्रिड लिमिटेशंस हमें देखने के लिए मिलती हैं, फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। ऐसे केसेस में हाइब्रिड ईवीज़ को अडॉप्ट करना एक प्रैक्टिकल या वाइबल ऑप्शन इस समय नज़र नहीं आता है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जब आप HEVs की बात करते हैं या नेट ज़ीरो व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो ये है क्या। देखिए, नेट ज़ीरो व्हीकल के लिए इंक्लूड करता है एमिशन एट बोथ द टेलेपाइप ऑफ द व्हीकल एंड द पावर प्लांट, which means making vehicle net zero require cutting emission from both new as well as from the existing vehicle। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि बेसिकली कितने टाइप के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, ये आपको देखने मिल सकते हैं HEVs जिन्हें आप हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बोलते हैं, या फिर फुल EVs जिन्हें हम फुल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बोलते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स भी देखने मिल जाएंगे। देन आपको फ्यूल सेल EVs भी देखने मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड दैट फ्यूल कि ये सारे का सारा जो सिस्टम है, इनकी वजह से ही इन्हें क्या बोला जाता है, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाइब्रिड EVs क्या होते हैं। देखिए, हाइब्रिड EV एक व्हीकल का वो प्रोपेल्ड है जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइवर्ट ट्रेन आपको देखने मिलेगी। इट ऑल्सो हैज़ एन इंटरनल कंप्यूटिंग इंजन्स जो कि जनरेटर और प्रोड्यूसर की तरह काम करते हुए नज़र आते हैं। इनकी बैटरीज़ की अगर हम बात करें तो ये टिपिकली 1 to 5
KWH आपको देखने मिलेंगी, जो कि एक एनर्जी बफर जोन की तरह यहाँ पर काम करती है। नेक्स्ट आपको देखने मिल जाएगा विच इज़ दी फुल ईवीज़। फुल ईवीज़ की हम बात करें तो इन्हें बैटरी ईवी या प्लग इन ईवीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिकली रिलाई करती हैं ऑन इलेक्ट्रिक डाइवर्ट ट्रेन एंड डज नॉट हैव एनी इंटरनल कंबंशन इंजन। इस तरीके की ईवीज़ की अगर हम बात करें तो इनकी जो बैटरी होती है ये थोड़ी बड़ी होती है, टिपिकली 20 से 120 kWh आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये तभी चार्ज हो सकती हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड प्रोड्यूसेस नो टेलीपाइप एमिशन सिंस इट लैक्स द IEC। नेक्स्ट इज द प्लग इन हाइब्रिड ईवीज़। प्लग इन हाइब्रिड ईवीज़ इसेंशियली हाइब्रिड ईवीज़ वो होती हैं जो लार्ज बैटरी आपको देखने मिलेंगी। टिपिकली इनका जो रेंज है वो है 5 to 15 kWh। जब यहाँ पर क्या होता है, लार्ज बैटरी यहाँ पर चार्ज की जाती है फ्रॉम द इलेक्ट्रिक ग्रिड, जो अलाउ करता है व्हीकल को टू ऑपरेट इन ऑल द इलेक्ट्रिक मोड्स एज लॉन्ग एज देयर इज एनर्जी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर बैटरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लग इन ईवीज़ के अलावा तो आपको पता चलेगा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, FCEV। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यूटिलाइज करते हैं फ्यूल सेल को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर इट्स इलेक्ट्रिक डाइवर्ट ट्रेन। ये किसी टेलीपैप इमिशन के बारे में भी काम नहीं करते हैं, एज दे ओनली बाय प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूल सेल्स ऑपरेशन इन दी वाटर वेपर। सो अब सवाल उठता है कि नेट एमिशन क्या है हाइब्रिड ईवीज़ को लेकर। देखिए, इम्पॉर्टेंस हमें यहाँ पर समझनी होगी कि भाई पूरा आर्टिकल हाईलाइट ही कर रहा है कि जो बिसाइड्स फ्यूल इकोनॉमी, जो एसेंशियल मैट्रिक है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को देखने का, वो है व्हीकल का नेट एमिशन। नेट एमिशन टेक्स इनटू अकाउंट बोथ टेलीपाइप एमिशन एंड एमिशन फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्शन throughout the vehicle's life cycle. So it includes emission from vehicle and battery production as well as the maintenance, then life recycling and providing a more comprehensive assessment of the vehicle's environment footprint. इम्पैक्ट क्या है पावर प्रोडक्शन का ऑन ईवी एमिशन? देखिए, जो ग्रिड है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको अलग अलग डिग्री की देखने के लिए मिलेगी। इट कैन बी डिकार्बनाइज इन केस ऑफ द फुल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जिन्हें हम FEVs के नाम से भी जाते हैं। जो एमिशन है फ्रॉम पावर प्रोडक्शन, इट इज़ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द व्हीकल्स ऑल ओवर वेल टू व्हील एंड लाइफ साइकिल एमिशन। वहीं अगर हम लोअर एमिशन की बात करें फ्रॉम पावर प्रोडक्शन, तो इट्स रिजल्ट इनटू लोअर ओवरऑल एमिशन फॉर द FEVs। सो फर्दर सपोर्टिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन टू क्लीनर पावर जनरेशन मेथड। तो सवाल आ जाता है कि भाई किस तरीके से हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड ईवी डीकार्बोनाइज करने के लिए मदद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ लोअर एमिशन। हाइब्रिड या प्लग इन हाइब्रिड ईवीज़ की बात करें तो ये लोअर एमिशन करते हैं कंपेयर टू द कन्वेंशनल इंटरनेट कंबंशन इंजन्स। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इट्स द फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड ईवीज़ ऑफर करते हैं इम्प्रूव्ड फ्यूल इकोनॉमी, स्पेशली इन दी स्टॉप एंड गो सिटी ड्राइविंग कंडीशन। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक पावर या प्रपल्शन का यूज़ किया जाएगा वो रीजनरेटिव बार्किंग हेल्प करेगा ऑप्टिमाइज करने में एनर्जी यूज़ को और रिड्यूस करने में फ्यूल कंजम्पशंस को। नेक्स्ट आप देखिए तो ये कहीं ना कहीं ऑयल डिपेंडेंसी को कम कर देगा। ठीक है, हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड ईवीज़ ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं और यहाँ पर गैसोलीन या इनको इनफैक्ट यूज़ किया जा सकता है विदाउट यूजिंग गैसोलीन फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, रिजल्ट इनटू यहाँ पर जो ओवरऑल कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल्स का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है ऑयल के इम्पोर्ट पर वो भी आपको कम देखने के लिए मिलेगी। ट्रांजिशन स्टेप की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड ईवीज़ ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशनल स्टेप प्रोवाइड करते हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर काम करेगा। वहीं अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट, रीजनरेटिव ब्रेकिंग एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप हमें देखने मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट प्राइस एंड मार्केट पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो आपको समझना होगा हाइब्रिड व्हीकल्स ये यूजुअली ज़्यादा प्राइस किए जाते हैं देन दी कन्वेंशनल काउंटर पार्ट्स।
जिसकी वजह से दे आर मोर एक्सेसिबल टू द कस्टमर. This affordability factors can encourage more people कि they can come close, they can adopt the greener transportation option and contribute to the decarbonize efforts. So for example, you are going out in the market and there are two vehicles, one is the EV vehicle and another one is the normal vehicle. So hybrid vehicle, suppose ये इनमें से ही एक hybrid vehicle है. So hybrid vehicle की जो price है, they are only slightly higher than the conventional counterpart. रिजल्ट, आप जाएंगे और आसानी से इसे खरीद सकते हैं. कहीं कहीं हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी. फॉर एग्जांपल फास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है. हाईवेज या क्रूशियल जो जगह हैं, ऐसी जगह पर डिज़ायरेबल आप देखिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि चार्जिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल नहीं है. फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें तो हमें हाई पावर रेंज पे जाना पड़ेगा, जहां हम बात करने वाले हैं 50 to 350 किलोवाट की फॉर कार्स और लगभग 1000 किलोवाट फॉर द हैवी ड्यूटी व्हीकल. ऐसे सिस्टम में हमें अगर ईवीज़ की तरफ मूव करना है तो बेसिक जो प्राइस है, बेसिक जो प्रॉब्लम है, इसको रिड्यूस करना होगा. बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो ई व्हीकल्स को लेकर लिए गए हैं. देखिए, कंट्री में ई व्हीकल्स को लेकर गवर्नमेंट ने कुछ बहुत सारे प्रोविजंस किए हुए हैं, लाइक फेम 2 PLI स्कीम्स, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसीज़, स्पेशल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जोन, टैक्स रिडक्शन ऑन ईवीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लॉन्च किया है. फेम 2 इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था फेम इनिशिएटिव इन 1 अप्रैल 2015, ताकि जो गैसोलीन या डीजल व्हीकल हैं उन पर डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जा सके. इसी स्कीम को आगे बढ़ाया गया और फेम 2 स्कीम यहाँ पर री इंट्रोड्यूस की गई इन अप्रैल 2019 और इसका बजट रखा गया अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि 5 लाख E3 व्हीकल्स जो होते हैं और लगभग 7,000 ई बसेस, 55,000 ई पैसेंजर व्हीकल और लगभग 1 मिलियन के आसपास 2 व्हीलर्स जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इनको प्रमोट करना. मेजर जो ऑब्जेक्टिव है फेम 2 का, वो इंडियन व्हीकल सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं ईवीज़ के ऊपर शिफ्ट करना था. नेक्स्ट जून 2021 में डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने लॉन्च किया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज, जिसे PLI ACC स्कीम कहा जाता है. इसका गोल था कि ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को यहाँ पर अलाउ करेगी, बुलाएगी कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया की गीगा सेल्स ACC मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में. नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी. फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट किया कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनका मेजर फोकस है कि वो इंट्रोड्यूस करें बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इसी को लेकर एक स्टैंडर्ड बैटरी का फॉर्म, जिसे बैटरी स्वैपिंग EVs को लॉन्च करने के बारे में बात की गई. इसी के साथ गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए, ताकि मैक्सिमम लोग ई व्हीकल्स को यहाँ पर खरीदें, तो यहाँ पर इंक्लूड प्रपोज किया गया कि लोअर कस्टम ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी निकल ओर और कॉन्सनट्रेट्स के ऊपर लगभग 5% से 0%. निकल ऑक्साइड पे 10% की जगह 0, फेरन निकल्स के ऊपर 15 की जगह 2.5%. और अगर आपको पता हो तो ये वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो ई व्हीकल्स को बनाने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं. अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल ई मोबिलिटी जोन को यहाँ पर लॉन्च किया, ताकि एक डेडिकेटेड फैसिलिटी बनाई जा सके फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स. ओनली इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स या कंपेरेबल व्हीकल्स को यहाँ पर परमिशन दी जाएगी टू ऑपरेट इन दीज जोन, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन ने आइडेंटिफाई किया है. और इसको लेकर बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स लाइक टैक्स स्वैपिंग, डिफरेंट ओवर क्राउडिंग, जो प्राइवेट व्हीकल्स में आपको देखने मिलती है, उस सब को यहाँ पर कट करने की बात की जा रही है. चलिए बात कर लेते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, जहां हम इंडिया की क्लीन कुकिंग स्ट्रैटेजीज़ को डिस्कस करेंगे. देखिए, पिछले 15 सालों से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे अटैम्प्ट रहे हैं, जहां पर जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो गैसेस हैं उनको यहां पर LPG पर शिफ्ट करना है. ठीक है, और यही एक मेजर डिफरेंस हमें देखने मिलेगा अर्बन और रूरल हाउस होल्ड के अंदर.
देखिए ग्रामीण वितरक योजना को यहाँ पर लॉन्च किया गया 2009 में, ताकि हेल्प की जा सके रूरल डिस्ट्रीब्यूटर को कि वो अपना जो बेस है फ्रॉम 18% टू 16% टोटल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर सके। हालांकि इसी के बाद देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम एलपीजी कंजप्शन इन इंडियन हाउस होल्ड सॉ एन एब्सोल्यूट रिडक्शन। ये थोड़ा चौंकाने का विषय हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23 की अगर हम बात करें तो -0 का रिडक्शन हमें देखने के लिए मिला, जो कि पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी चौंकाने वाली बात थी। नाउ द क्वेश्चंस कम कि हाउ लॉन्ग इंडिया कंसीडर जस्ट सब्सिडाइजिंग एलपीजी टू इम्प्रूव अडॉप्शन, या फिर दूसरे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे एलपीजी बढ़ाई जाए। अब देखिए एलपीजी को लेकर डिबेट है क्यों। अब देखिए जब घरों में खाना बनेगा, होगा क्या, बच्चे भी अपनी मदर्स के पास आके बैठेंगे, जो धुआं यहाँ से निकलेगा, पहली बात तो ये इनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, हेल्थ के अलावा अगर आप देखेंगे तो मदर के लिए भी ये ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। तो इन सभी को लेकर गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि भाई हम एलपीजी को यहाँ पर प्रमोट करने वाले हैं। इंडिया की स्टोरी बात करें तो एलपीजी जो कंजम्पशन है इंडिया में, ये कहीं ना कहीं हमें धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया में जो हाउस होल्ड है दे आर यूजिंग एलपीजी एज द प्राइमरी कुकिंग फूड। वो राइज किया था 2020 में, आप देखेंगे फ्रॉम 33%, जो कि 2011 में 33% था, बाद में आप देखेंगे 2020 में 71% हो गया। लेकिन जैसे ही एक ग्लोबल इवेंट, एक पैंडमिक की सिचुएशन आई, क्रूड प्राइसेस का बढ़ जाना, और इन सबको देखने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इंडिया में जो एलपीजी का कंजम्पशन है वो अचानक से चेंज हो गया। हमें लगभग 0.3% का रिडक्शन देखने के लिए मिला। नाउ द क्वेश्चंस कम कि ये पूरी प्रॉब्लम है क्या। देखिए इन्हीं सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च करी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मई 2016 की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ने इंट्रोड्यूस की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लीन कुकिंग फ्यूल्स को, जैसे एलपीजी को, रूरल और डिप्राइव्ड हाउस होल्ड तक पहुंचाना। 2016 में पहली बार इस स्कीम को बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च किया गया था। स्कीम ने टारगेट लिया कि ये रिलीज़ करेगी 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन को ऐसे हाउस होल्ड्स में जहां पर आपको एलपीजी का कोई कनेक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसी के साथ आप देखेंगे इसके लॉन्च के बाद से आज तक जो संख्या है वो एलपीजी कनेक्शन की बढ़कर हो गई 9.59 करोड़। इसी के लेकर मार्जिनाइज सेक्शन को इसकी बेनिफिशियरीज बनाया गया, लाइक एससी होल्डर्स, एचसी होल्डर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोग आते हैं, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आ जाएंगे। टी या एक्स टी गार्डन की जो ट्राइब्स होती हैं, फॉरेस्ट डेवलपर्स आपको देखने मिलेंगे। पुअर हाउस होल्ड्स जो कि 14 पॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 18 साल की उम्र अचीव कर ली है और वो इन सभी कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो एलपीजी कनेक्शंस के लिए काम कर सकता है। इसी के अलावा पीएमयूवाई में यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा था 1600 रुपये का कैश असिस्टेंस। देखिए कैश असिस्टेंस जो पीएमयूवाई के लिए वो है कनेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ ₹1600। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ये लगभग 14 से 15 किलो का सिलेंडर यहाँ पर रखा जाएगा और 1150 रुपये फॉर 5 kg सिलेंडर। एडिशनली जितने भी पीएमयूवाई बेनिफिशियरीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा फर्स्ट एलपीजी रिफिल एंड स्टोव, बोथ आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ देखिए गवर्नमेंट एलपीजी को लेकर सब्सिडीज देने लगी। लगभग 80% इंडियन हाउस होल्ड्स को आज की डेट में जो गैस सिलेंडर यहाँ पर मिलता है उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो यहाँ पर अमाउंट आपको देखने मिला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें या हम उज्ज्वला योजना की सक्सेस की बात करेंगे, सो इट इज़ वेरी गुड इन नंबर। नाउ द क्वेश्चंस कम, जो डिपेंडेंसी है ये किस तरीके से कम हो गई। इसको देखने के लिए आपको समझना होगा कि जो टारगेट है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। जो डिलेज हो जाते हैं लगभग इंस्टॉलेशन से लेकर इनके आने में, जो ये सबसे बड़ा डिले पीरियड है, इसे कम
कम करना आवश्यकता है। एक बार कनेक्शन दे दिया फिर कोई अटेंडेंट करने के लिए नहीं आता, देयर इज़ नो पर्सन हु कैन कम एंड चेक फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसी कुछ माइन्यूट चीज़ें हैं, इनको अलग करना होगा, तभी इंडिया आप देखेंगे एलपीजी जैसी एनर्जी की तरफ जा सकता है। ऑल राइट, तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी तरीके के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ही आस्क सेक्शन में भी आपको अगर किसी भी तरीके का गाइडेंस चाहिए हो फॉर आर मेंटर्स, तो वो भी आप ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो।